नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो आज के एक्सेल वीडियोस में हम जानेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यूसी टूल्स क्या होते हैं। क्यूसी टूल्स की मदद से जो 7 क्यूसी टूल्स हैं उनकी मदद से हम प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी ट्रेनिंग में क्या क्या कवर करने वाले हैं हम आज 7 क्यूसी टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं और इनका जो पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, और इनके क्या एप्लीकेशन रहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और इन सारे टूल का क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आशा है सभी लोग मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पे लगा लीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए इस ट्रेनिंग को। ओके, और धैर्य रखिए और ध्यान से सुनिए। ओके, और आज आपने जो भी सीखा वो नॉलेज आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं 7 क्यूसी टूल्स। यहाँ पे कितने टाइप के टूल्स हैं? चेक शीट, दूसरा पैरेटो चार्ट्स, तीसरा कॉज एंड इफेक्ट ड्राइवर, चौथा हिस्टोग्राम्स, पांचवा स्केलेटल डायग्राम, चौथा स्ट्रेटिफिकेशन एंड छठा है कंट्रोल चार्ट। तो ये 7 क्यूसी टूल्स कहे जाते हैं। ओके, इनका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? जापान में। ओके, अगर कोई पूछेगा कि इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था? जापान में। तो और 7 क्यूसी टूल से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम किसी भी जगह पे किसी भी प्रॉब्लम में अगर 7 क्यूसी टूल्स को लागू करते हैं तो हमारी 95% प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। और ये यूज़ किस लिए किए जाते हैं? हम एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस पे, ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेजर प्रॉब्लम होती है। एक तो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, एक मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। माइनर क्या होती हैं? बहुत छोटी, और मेजर जो बहुत बड़ी। तो जहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे क्या है? 7 क्यूसी टूल्स का उपयोग किया जाता है। ओके, कंट्रोल फ्लक्चुएसन, जैसे कभी कभी फ्लक्चुएट होती है चीज़ें, ओके, पैरामीटर फ्लक्चुएट होते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है फ्यूचर में डिफेक्ट को कम करने के लिए। अगर कोई पूछेगा 7 क्यूसी टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है तो आप ये बात बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 7 क्यूसी टूल्स से क्या क्या इम्प्रूव होता है? सबसे पहले क्वालिटी इम्प्रूव होता है। ओके, दूसरा हमारा जो कॉस्ट है जो प्रोडक्ट को बनाने की लगती है वो कम होती है, हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो इम्प्रूव होती है, और प्राइस डिक्रीज़ होता है, मार्केट इंक्रीज़ होता है अपना, और हम बिजनेस में लंबे समय के लिए बने रहते हैं, और हम किसी को जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं, और हमारा जो भी हमने जो इन्वेस्ट किया है उस पर हमें रिटर्न मिल सकता है। तो 7 क्यूसी टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। 7 क्यूसी कितने टाइप के हैं? पहला है चेक शीट के बारे में बात करेंगे। दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन, इसको फ्लो चार्ट भी बोला जाता है। तीसरा है पैरेटो चार्ट, चौथा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और पांचवा है हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, और सातवां है स्कैटर डायग्राम। तो आज हमारी ये 7 क्यूसी टूल्स हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 हम बात करेंगे। पीडीसी अप्रोच क्या होता है? मतलब अगर हम 7 क्यूसी टूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस यूज़ से पहले हमें पीडीसीए साइकिल यूज़ करना चाहिए। जैसे प्लान में हम इंक्लूडिंग करें क्या पॉइंट्स? व्हाट, वाई, हाउ। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें रखना है। हमें प्लान में व्हाट में क्या रखना है कि हमें प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है। ओके, फिर हमें एनालिसिस करना है प्रॉब्लम का। उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम जो हो रही है उसके कॉजेज़ क्या हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद में हमें प्लानिंग काउंटर मेज़र करना है। उसके बाद ये सब होने के बाद में फिर हम डू में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में एक बार चेक करेंगे उसका इफेक्टिवनेस, एंड देन उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मतलब हम उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज मतलब अगर हमारा एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है, किसी भी स्टैंडर्ड से, किसी भी एक्शन से, तो हम उसके ऊपर स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं। यह एक चार्ट है जिसपे पीडीसीए बेसिस क्यूसी टूल्स है। पीडीसीए आपने देख लिया, ठीक है, और 7 क्यूसी टूल्स यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे हमने पीडीसीए साइकिल ले लिया और यहाँ पे हमने 7 क्यूसी टूल्स डाल दिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम में हमने पैरेटो चार्ट लिया है। ओके, जिसमें जो नोट नीचे लिखा हुआ है पार्टिकुलरली इफेक्टिव टेक्निक। ओके, अगर ये @ तो इसका मतलब है पार्टिकुलरली इफेक्टिव टेक्निक, और जिसमें केवल 0 बना हुआ है वो क्या है? इफेक्टिव टेक्निक।
ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम में हमने परेटो डायग्राम में इसमें हमने सेकंड पे 0 रखा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यहाँ पे लगेगा। ओके, फिर ग्राफ्स लिखेंगे, ग्राफ्स रखे जाएंगे। उसके बाद में जो चेक शीट है वो क्या है, पर्टिकुलरली इफेक्टिव टेक्निक। उसके बाद में जो जीरो हिस्टोग्राम बनाना जरूरी है, स्कैटर की इसमें ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल चार्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस और प्रॉब्लम में क्या है, अंडरस्टैंड करंट सिचुएशन में परेटो डायग्राम। ओके, इफेक्टिव टेक्निक होगी। अगर हम प्रॉब्लम को एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे परेटो चार्ट को ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप 1 बाई 1 सारा PDCA बेसिस 7 QC टूल्स का जो ये सीट है वो आप रीड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो है चेक शीट। तो चेक शीट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होम ट्रैफिक का एक चेक शीट है, जिसमें एक पहला पॉइंट है डेली न्यूज़पेपर एड्स का। तो मंडे में कितने हुए, ट्यूसडे में कितने हुए, वेडनेसडे में कितने हुए, टोटल 5 डेज़ का है। तो चेक शीट में कैसे हम लोग काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप दे सकते हैं 1 2 3 4 के बाद जो 5 आएगा वो ऐसा क्रॉस आएगा, ताकि जब हम इसे टोटल मारेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे अभी जैसे ये क्रॉस आ गया तो इसका मतलब ये 5 का एक सेट हो गया। तो 5 and 2 7, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो कितना हो गया 7 + 4 + 5 + 3 + 5, ये 24 हो गया। तो हम किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं, जो हमारा जो पहला टूल है, अगर हम किसी भी पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करते हैं तो चेक शीट में हमें इस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उससे क्या हुआ, हमें काउंटिंग में काउंटेबिलिटी अच्छी तरह से मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक शीट का पर्पस क्या होता है, चेक शीट को जो टूल रहता है वो कलेक्टिंग डाटा के लिए होता है। हमारा जो डाटा है उसको हम कलेक्ट करने के लिए करते हैं, और डाटा कलेक्ट करने के लिए हम इनपुट डाटा डालते हैं क्वालिटी टूल्स के लिए। जैसे अगर चेक शीट में अगर हमारा चेक शीट ही नहीं होगा तो हम आने वाले जो टूल हैं उनमें हम डाटा इनपुट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें किस में रिकॉर्ड करना है, डाटा कलेक्शन चेक शीट में। ओके, और डाटा कलेक्शन जो भी होगा वो व्हाट, वेयर, हु एंड हाउ के बेस्ड पे होगा। मतलब हम ऐसा हवा में नहीं डाटा को कलेक्ट कर सकते, हम ये व्हाट, वेयर, हु एंड हाउ को कंसीडर करके ही हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम डिसाइड करना है। ओके, और डिसाइड कब क्या है, डिसाइड व्हेन, कब का प्रॉब्लम क्या है वो सब करना है। डिज़ाइन को इंक्लूडिंग करना है, और हमें चेक शीट को बाद में टेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें, चेक शीट का ये प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हमें ये चेक शीट में डालना चाहिए। चेक शीट के इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर हम चेक शीट में एक तरीके से हम लिख रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं एक टेक्स्ट चेक शीट है, तो हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ डिफेक्ट दिया है डर्टी। तो डर्टी में काउंट कितने हुए 12। ओके, ब्रोकन स्लिचिंग इसमें कितने 42 पॉइंट्स, इनकंसिस्टेंट मार्जिन इसमें कितने 15 है, रिंकल 30। तो ये सारे डिफेक्ट हैं और ये सारे काउंटिंग हैं। तो हमें इस तरीके से ही काउंटिंग करनी है। ओके, और इस तरीके से हमें नीचे एक चेक शीट है, इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमारे चेक शीट से क्या होगा, हमारा जो डाटा है वो प्रॉपर रहेगा, और आने वाले टूल में भी हम डाल सकते हैं। दूसरा क्वालिटी टूल है स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब है फ्लो चार्ट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 बाई 1 डाला जाता है। जैसे हमने जैसे प्रोसेस डाला, प्रोसेस के बाद में इसमें ऑपरेशन डाला, उसके बाद में इस तरीके से चेन चलता रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें जो येलो कलर है वो मशीन 3 है अपना। येलो कलर कहाँ पे है, येलो कलर मिडिल में है। ओके, मशीन 1 कौन सा है, ब्लू कलर। मशीन 3 कैसा है, मशीन 3 सॉरी येलो कलर है। ओके, मशीन 1 ब्लू कलर है। तो इस तरीके की जो इनपुट हैं वो यहाँ पे ग्राफ में डाले जाते हैं, और आउटपुट हमारा यहाँ पे मेज़र किया जाता है। ओके, तो स्ट्रैटिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जो लेयर्स हैं, क्लासेस है, कैटेगरी है, वो सारा इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, और हमें स्ट्रैटिफिकेशन कब यूज़ करना चाहिए, जब कोई डाटा सेवलर सोर्स से आए, मतलब कई सारे सोर्स से आए, जैसे शिफ्ट हो गई बहुत सारी, जैसे डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें स्ट्रैटिफिकेशन QC टूल का यूज़ करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं, डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें सारा कुछ कंसीडर करना है। ओके, जो सोर्स से डाटा आ रहा है वो। ओके, तो
और दूसरा इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इससे हमें जो एनालिसिस करने जो हमारा डाटा है उसको एनालिसिस करने में फ़ायदा मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है परेटो चार्ट। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें एक रूल है 80-20 का, मतलब अगर हमारी जो 80% प्रॉब्लम है, ओके, अगर उनको हम कंट्रोल करेंगे तो बहुत जल्दी सारी प्रॉब्लम्स पे कंट्रोल हो जाएगा। तो परेटो चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, ओके, जिसमें यहाँ पे परसेंटेज लिखा है। ओके, यहाँ पे हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे कस्टमर A B C D, इस तरीके की कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हम डाटा को एनालिसिस करते हैं परेटो चार्ट में। ये परेटो चार्ट एक्सेल में ही बनाया जाता है। मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा कि परेटो चार्ट को किस तरीके से हम रीड करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। परेटो चार्ट का प्रिंसिपल क्या है, 80-20, जैसे कि मैंने बताया, 20% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ 80% ऑफ द वेट। अगर हम 80% प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बकाया 20% जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व है। मतलब जो सबसे ज़्यादा 80% मतलब जो सबसे हाईएस्ट है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करेंगे तो बकाया की जितनी प्रॉब्लम वो सारी बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। यूज़ ऑफ परेटो चार्ट के लिए किया जाता है स्मॉल नंबर्स के लिए, और ऑफ रियली इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम देयर कॉजेस। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको फोकस करने के लिए किया जाता है, और जो प्रायोरिटीज़ है उनको स्टेबलिश करने के लिए किया जाता है। ओके, इस चीज़ों का ये परेटो चार्ट जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें एक लिस्ट तैयार करना रहता है। ओके, देन हमें जो है डाटा कलेक्ट करना रहता है, डाटा क्या है, फिर उसको हम टैली करते हैं। टैली करने के बाद में हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं जो एक्सेल में बनाया जाता है। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ आइटम डालते हैं, देन परेटो चार्ट जो है उसके बाद कम्युलेटिव परसेंटेज करते हैं। उसके बाद हम परेटो चार्ट को बनाते हैं। जैसे कस्टमर कंप्लेन का यहाँ पे दिया हुआ है 80 पॉइंट पे ये दिखा रहा है, 80 पर सबसे ज़्यादा ये है पार्किंग डिफ़िकल्ट, ये प्रॉब्लम है। देन सेल्स प्रॉब्लम है, पुअर लाइटिंग की है। तो इस तरीके से 80% लाइन कहाँ पे रहेगा, ये 80 यहाँ पे ये। ओके, तो इस तरीके से ये परेटो चार्ट बनाया जाता है एक्सेल में। इसके बेनिफिट क्या है, परेटो चार्ट को बनाने के बाद में हमें जो भी प्रॉब्लम है वो ग्राफिकल व्यू में हमें दिख जाती है। ओके, जिसकी मदद से हम हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को पता कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है। तो याद रखिएगा, परेटो चार्ट जो भी है उसको जब हम रीड करेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि सबसे हाई लेवल का प्रॉब्लम कौन सा है, लो लेवल का प्रॉब्लम कौन सा है। तो परेटो चार्ट इसलिए यूज़ किया जाता है। नंबर चौथा है अपना फिश बोन डायग्राम। ये देखिए आप, जैसे फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ये कुछ मछली टाइप का रहता है। ओके, जिसमें एक सेंटर लाइन होता है ऐसा, जिसको एम्प्लॉय टर्नओवर दिया गया है नाम, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड क्या पॉइंट है, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या पॉइंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के क्या पॉइंट्स है, तो ये सारी जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये सारी जितने भी हैं पॉइंट। अभी ये तो एम्प्लॉय टर्नओवर का हो गया डायग्राम, अब किसी भी डिफेक्ट का भी हो सकता है, या आपके यहाँ जो प्रॉब्लम हो उस टाइप का भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो बनाया जाता है। फिशबोस डेवलप किसने किया था, कोरू इशिकावा। अगर कोई भी पूछेगा कि फिशबोस डायग्राम किसने बनाया तो आप बता सकते हैं प्रोफेसर कोरू इशिकावा। इसका प्रोसीजर क्या है फिशबोस डायग्राम का, सबसे पहले हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद में टीम के साथ में, उसके बाद में हम 6M टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे मेथड, मशीन, मैन पावर, मटेरियल, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट। अगर हम पॉइंट को, जब हम किसी का रूट कॉज निकालते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें जो रीज़न रहता है, मेन रीज़न, रीज़न को निकालने के लिए हम 6M टेक्निक का यूज़ करते हैं। 6M के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा एक बार। फिशबोस डायग्राम ये एक डायग्राम है कॉज ऑफ पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब ये एक प्रोडक्ट के लिए एक क्वालिटी का एनालिसिस है, किस तरीके से किया है। ओके, हमें जो कैटेगरीज डालना है, ठीक है, उसके बाद में ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, उसके बाद एनालिसिस कॉज करना है, उसके बाद में रैंक कॉजेस कितने हैं वो करना है, देन इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में हमारा जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो हो रहा है प्रॉब्लम, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। फिशबोन के बेनिफिट्स क्या हैं, हम जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो फोस्टर है
या इनकरेज टीम है उसको पता कर सकते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हम रोड मैप भी बना सकते हैं जो भी प्रोसेस का है। ओके, ब्रेन स्टॉर्मिंग रिलेशनशिप को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे बेनिफिट हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए। फिशबोन डायग्राम के अगर कोई पूछेगा तो ये सारे अपने बेनिफिट्स हैं जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 है क्वालिटी टूल। नंबर कौन सा? हिस्टोग्राम। इसमें इस तरीके का ये ऐसा ही दिखता है। ओके, ये क्या है? हिस्टोग्राम। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऐसा ग्राफ रहता है। ओके, इस तरीके का एक ग्राफ होता है। ओके, जो हिस्टोग्राम क्यों बोला जाता है? जब डाटा न्यूमेरिकल में हो। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा व्हेन द डाटा न्यूमेरिकल, तब ये यूज़ किया जाता है। और ये इसका जो शेप होता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होता है, इस टाइप का। ओके, ये प्रोसेस आउटपुट पे भी प्रोसेस का हमारा कितना आउटपुट है उस पर ये टूल लगता है। जैसे हमारी मशीन्स हैं उनके हमें इफ़िशियंसी निकालनी है, कितना इफ़िशियंसी है, तो उस केस में हम जो है हिस्टोग्राम टूल का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम के स्टेप क्या हैं? काउंट नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, हमें जो डाटा पॉइंट्स हैं उनके नंबर काउंट करने हैं, फिर हमें उन्हें समराइज़ करना है एक टैली शीट पे। देन कंप्यूट द रेंज, हमें रेंज को कंप्यूट करना है। देन डिटरमाइन नंबर ऑफ इंटरवल, नंबर जो जितने नंबर्स हैं उनके कितने इंटरवल है वो सारा डिटरमाइन करना है। देन स्टेप 5 में क्या आएगा? कंप्यूट इंटरवल विड्थ, हमें जो इंटरवल विड्थ है वो कंप्यूट करना है। स्टेप 6 कैसा? डिटरमाइन इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट्स, जो हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनको डिटरमाइन करना है। हमें नंबर को काउंट करना है जितने भी इंटरवल में आ रहे हैं, हमें उसके बाद डाटा को प्लॉट करना है, उसके बाद में हमें टाइटल ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद में इस टाइप का जो है हमारा डाटा मतलब ग्राफ बन के आ जाएगा जिसमें लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ अपर लिमिट से ऊपर जाता है तो हमारा प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोसेस सेंटर्ड, यहाँ लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोसेस है वो सेंटर में है, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्रोसेस टू हाई है, यहाँ पे देखिए ये आउट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस टू लो है। तो इस तरीके से हम इस चार्ट को रीड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रोसेस की कैपेबिलिटी निकालते हैं। प्रोसेस की कैपेबिलिटी को क्या बोला जाता है? सीपी। ओके, एंड देन दूसरा होता है सीपीके, इसको बोला जाता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। तो सीपी यूटीएल और एलटीएल के बीच में अगर हमारा हिस्टोग्राम चल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो मशीन्स है वो ओके है। अगर यूटीएल एंड एलटीएल की जो लिमिट है हाइयर एंड लोअर, अगर वो क्रॉस कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और नीचे जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें हाई सीपी, लो सीपी की, हाई सीपी एंड हाई सीपी को इसमें एनालिसिस किया जाता है। लेकिन सीपी के वैल्यू एटलीस्ट मतलब मस्ट देन 1.33 होना चाहिए, तब आप 4 सिग्मा कहलाता है। ओके, तब हम कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हमारा 1.33 से कम है या उस रेंज में नहीं आ रहा है तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम के बेनिफिट क्या है? इसमें हम जो वेरिएशन होती है प्रोसेस में या मशीन में जो वेरिएशन होती है या क्वालिटी में कभी कभी हम पार्ट्स बनाते हैं तो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी जैसे मशीन हो गया, ठीक है, मशीन में जैसे हमारा कोई अगर हमें बेंडिंग करना है किसी पार्ट को तो उसका हमें 5 mm हमने बेंडिंग किया तो 5 mm के साथ अगर 6 mm आया तो उसका एक टॉलरेंस होता है ±0.5, या जिस तरीके कस्टमर का रिक्वायरमेंट था उस तरीके से ही हमारा जो है पार्ट को बेंड किया जाता है। अगर वो लो लिमिट और अपर लिमिट को क्रॉस करेगा तो मशीन में प्रॉब्लम है, या फिर वो जो मशीन है वो हमारे पार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक देख रहे हैं विद इन लिमिट है, ये हमारा एक टारगेट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट है, तो ये सारी विद इन अ लिमिट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टारगेट है ये, यहाँ पे जैसे दिया है टारगेट, इसको कैसे रीड करा समझ लीजिए एक बार। यहाँ टारगेट है लेकिन हमारी लोअर लिमिट टारगेट को अबव कर रही है, अपर लिमिट भी कर रही है, अपर लिमिट भी कर रही है, तो ये आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें ये विद इन लिमिट है। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम को रीड करते हैं। अगला है कंट्रोल चार्ट। इसमें भी अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट होता है।
जिसमें एक मिडिल लाइन होता है, जैसे ये ब्लू कलर का जो लाइन है मिडिल लाइन है, ओके। और इसमें इस टाइप की रेंज चल रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे है ये लोअर लिमिट को क्रॉस किया, लिखा है आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट स्पेशल कॉजेस, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में ये बीच में मिडिल में सही चला, यहाँ तक सही चला, यहाँ तक सही चला, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इस तरीके से इस चार्ट को हमें रखा जाता है, इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू नॉर्मल वेरिएशन, यहाँ पे नॉर्मल वेरिएशन है, इस वजह से ये इस तरीके का दिख रहा है। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ध्यान रखिएगा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्रॉस ना करे, अगर क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल चार्ट पे हम इस तरीके से रीड करते हैं और इस तरीके से कंट्रोल करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? द कंट्रोल चार्ट इज़ ए ग्राफ यूज टू स्टडी हाउ ए प्रोसेस चेंज ओवर टाइम, मतलब जो प्रोसेस में जो चेंज ओवर टाइम होता है उसको हम रीड करते हैं, ओके। इसमें जैसे आपको बता दिया है कि इसमें एक एवरेज लाइन होता है, अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट रहता है, यही सब लिखा हुआ है, जिस तरीके मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमें जब कंट्रोल चार्ट हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब प्रोसेस में वेरिएशन होता है, ओके, तो उस टाइम पे हमें ये चार्ट का यूज़ किया जाता है, ओके। देन जब हमें ऑनगोइंग प्रोसेस को जब कंट्रोल करना रहता है उस पीरियड में ये यूज़ किया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, ओके। हमें क्या है, जो हमारा जो डाटा है उसको कलेक्ट करना है, फिर हमें डिटरमाइन करना है डाटा को, ओके। डाटा कलेक्ट करने के बाद में हमें चार्ट के साथ कंस्ट्रक्ट करना है और डाटा को एनालिसिस करना है। देन हमें लॉग करना है आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल तक, ओके। उसके बाद में मार्क करना है, उसके बाद में हमें प्लॉट डाटा बनाना है। तो प्लॉट डाटा बनाने के बाद में ये जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद में कुछ इस तरीके का ये दिखेगा, ठीक है। इस तरीके के दिखा, मैंने आपको बता ही दिया कि इसको रीड किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से इसको लिमिट, मतलब किस तरीके से यहाँ पे रीड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक अपर लिमिट यहाँ पे दिखा दिया, लोअर लिमिट दिखा दिया, यहाँ पे एवरेज दिखा दिया। ये जो वेरिएशन है, ओके, वो स्पेशल कॉसेस है। तो इसका जो यहाँ पे जो नीचे गया है, इसका यहाँ पे रीड करने के लिए एवरेज है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ओके। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो वेरिएशन है उसको रीड कर सकते हैं। और इसमें एसपीसी में यूज़ होता है। एसपीसी एक स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल एक ट्रेनिंग है, मैं आपके इसके बारे में एक वीडियो डाल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एसपीसी क्या होता है। ये बेसिकली मशीन में यूज़ किया जाता है, कि मतलब कोई भी मैनुअल मशीन है तो उस मैनुअल या ऑटोमेटिक मशीन है वहाँ पे एसपीसी किया जाता है, जिसमें हम मशीन की कैपेबिलिटी, मशीन की एक्यूरेसी को रीड करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। 7QC टूल में एक ये है स्कैटर डायग्राम। ये 3 टाइप का होता है और इसमें 2 अक्ष होती है, एक्स वाई, ओके। तो ये दूसरा है, ये नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है, और तीसरा है नो कोरिलेशन किया जाता है। इसमें एक पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, एक नो कोरिलेशन रहता है। इसमें अगर एक्स की वैल्यू कम होगी तो वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें अगर वाई की वैल्यू कम होगी तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसमें कुछ नहीं रहता, ओके, इसमें नॉर्मल रहता है। तो ये 3 टाइप का होता है स्कैटर प्लॉट एग्जाम्पल डायग्राम। इसका जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है? करेलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, क्वालिटी फैक्टर में यूज़ किया जाता है। और इसमें जो क्रिटिकल टू क्वालिटी है, CTQ आइडेंटिफाई जाता है कि CTQ क्या होता है, क्रिटिकल टू क्वालिटी। इसके बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ, वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। CTQ क्या हो जाता है, क्रिटिकल टू क्वालिटी। अगर हमारा कोई प्रोसेस है और किसी रीज़न की वजह से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आया, मतलब क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आया, तो हम CTQ डिफ़ाइन करते हैं कि अगर इस मशीन में ये प्रॉब्लम है तो ये क्या CTQ को हिट करेगी। अगर हिट करेगी तो पॉइंट जो भी प्रॉब्लम है वो CTQ कंडीशन में आएगी। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसकी वजह से कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो CTQ में नहीं आएगी। तो CTQ आप समझ जाइए, क्रिटिकल टू क्वालिटी। मतलब अगर हमें 6 mm चाहिए तो अगर कस्टमर ने बोला 7 mm तक चलेगा तो CTQ नहीं है, ठीक है। कस्टमर ने बता दिया इतना एक्सेप्टेबल। अगर वो 10 mm तक चला गया तो ये CTQ में आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
ये कैसे बनता है कि हमें सबसे पहले हमें चीज़ें डिसाइड करनी है, जो फैक्टर्स हैं उनको एग्जामिन करना है। ओके, और जो दोनों फैक्टर हैं, बोथ फैक्टर मस्ट बी मेजरेबल, मतलब मेजरेबल होना चाहिए। ओके, उसके बाद में हमें डाटा कलेक्ट करना है 30 से 100 तक, हमें डाटा पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। उसके बाद में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के वेरिएबल देखने हैं। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें डाटा को प्लॉट करना है। उसके बाद अपना जो ग्राफ होगा वो रेडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिए 3 टाइप का होता है। ओके, इफ़ द वेरिएबल आर कररिलेटेड व्हेन वन चेंज द अदर प्रोबेबली इज आल्सो चेंज, मतलब इसमें बोल रहा है अगर एक चेंज होगा तो अदर भी आल्सो चेंज होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा है जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जर्नी में शामिल होने का मौका मिल सके। थैंक यू सो मच।